वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश जिसका नाम था लोधी वंश उसके बारे में पढ़ रहे थे। और लोधी वंश में भी हम लोग सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बाद हम लोग इब्राहिम लोधी में देखेंगे और उसके बाद इस लोधी वंश को समाप्त करेंगे और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग कुछ मैपिंग देखेंगे और शुरुआत होगी मुगल साम्राज्य। तो चलिए हम लोग सिकंदर लोधी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि सबसे पहले कि लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक था, यह हमने बता चुका कि इसके जो समकालीन शासक थे सिकंदर लोधी के, गुजरात के शासक महमूद बेगारा तथा मेवाड़ के शासक राणा संगा। तो गुजरात के शासक महमूद बेगारा और मेवाड़ के शासक राणा संगा, ये दोनों सिकंदर लोधी के समकालीन शासक थे, याद रखेंगे। खाद्यान्न से जकात कर को हटाया तथा भूमि के गढ़े खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो सिकंदर लोधी ने खाद्यान्न से जो जकात कर होता था, चूंकि 2.5% लिया जाता था भूमि के उपज का, तो उसने उस जकात कर को हटा दिया। साथ ही साथ भूमि के गढ़े खजाने में से कोई हिस्सा भी नहीं लिया। तो याद रखेंगे, सिकंदर लोधी ने खाद्यान्न से जकात कर हटाया तथा साथ ही साथ भूमि के गढ़े खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। निष्पक्ष न्याय हेतु मियां भुआ की नियुक्ति। तो मियां भुआ एक न्यायाधीश था, तो उसकी नियुक्ति करता है निष्पक्ष न्याय हेतु। याद रखेंगे, सिकंदर लोधी निष्पक्ष न्याय हेतु किसकी नियुक्ति करता है? तो मियां भुआ की। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मियां भुआ जिनके पास जागीरें थीं, उन्हें नियमित रूप से लेखा देना होता था और हिसाब गड़बड़ करने वाले और भ्रष्टाचारी जागीरदारों को कड़ी सजाएं दी जाती थी। याद रखेंगे कि जो सिकंदर लोधी का शासनकाल था, उस समय जिनके पास जागीरें होती थी उन्हें नियमित रूप से हिसाब किताब देना होता था, लेखा देना होता था कि कितनी लेन देन हुई, कितना कर दिया गया, कितना कर के बदले कुछ लिया गया। तो ये सब नियमित रूप से लेखा देना होता था जागीरों को, और हिसाब गड़बड़ करने वाले और भ्रष्टाचारी जागीरदारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है। सरदारों को अपने सामने खड़े होने का हुक्म दिया ताकि उसके ऊपर अपनी महत्ता प्रदर्शित कर सके। तो जो अफगानी सरदार थे उन्हें अपने सामने खड़े होने का हुक्म दिया, क्योंकि इससे उसके ऊपर अपनी महत्ता को प्रदर्शित कर सके। तो जो अफगानी सरदार थे उन्हें सिकंदर लोधी अपने सामने खड़ा होने दिया ताकि उसके ऊपर अपनी महत्ता को प्रदर्शित कर सके, अपनी उपयोगिता को बता सके, अपनी महत्व को बता सके। जब शाही फरमान भेजा जाता था तो सब सरदारों को शहर से बाहर आकर आदर के साथ उसका स्वागत करना पड़ता था। तो जब शाही फरमान भेजा जाता था सिकंदर लोधी के द्वारा, तो सभी सरदारों को शहर से बाहर आकर उसका स्वागत करना पड़ता था। याद रखेंगे कि जब जैसे ही सिकंदर लोधी का कोई शाही फरमान आता था, तो जितने सारे सरदार थे सभी को शहर से बाहर आकर उसका स्वागत करना होता था। याद रखेंगे, सिकंदर लोधी के शासनकाल में अफगान सरदारों से समानता की नीति पर त्याग कर श्रेष्ठता की नीति का अनुसरण किया। तो सिकंदर लोधी ने अफगान सरदारों से समानता की नीति का परित्याग कर किस नीति का अनुसरण किया? तो श्रेष्ठता की नीति का, कि समानता की नीति को उसने त्याग दिया, साथ ही साथ
श्रेष्ठता की नीति का अनुसरण किया कि सिकंदर लोदी अफगान सरदारों के समान नहीं है, बल्कि अफगान सरदारों से श्रेष्ठ है। इस नीति का सिकंदर लोदी ने अनुसरण किया, याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहादे नुस्सा फियाथे सिकंदरी और तिब्बे सिकंदरी सिकंदर लोदी के चिकित्सा शास्त्र पर मियां भुआ द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ। तो मियां भुआ द्वारा एक चिकित्सा शास्त्र पर 2 किताबें लिखी गई। पहला किताब का नाम था यहादे नुस्सा फियाते सिकंदरी। क्या नाम था? यहादे नुस्सा फियाते सिकंदरी। और दूसरे किताब का नाम था तिब्बे सिकंदरी। तो यह दोनों किताब चिकित्सा शास्त्र पर लिखा गया था, सिकंदर लोदी के चिकित्सा शास्त्र पर। और किसने लिखा था? तो मियां भुआ द्वारा। ये दोनों प्रसिद्ध ग्रंथ थे चिकित्सा शास्त्र पर आधारित, जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखे गए थे। कौन कौन? यहादे नुस्सा फियाथे सिकंदरी तथा तिब्बे सिकंदरी। एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुसलमान समान रूप से पवित्र हैं। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में एक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान समान रूप से पवित्र हैं। इस कारण उस ब्राह्मण को जिंदा ही जला दिया गया, याद रखेंगे। धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु शासक। तो जो सिकंदर लोदी था वह धार्मिक दृष्टि से क्या था? असहिष्णु था, यानी कि सहिष्णु बिल्कुल ही नहीं था, यानी कि धार्मिक दृष्टि से कट्टर था। तो धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु शासक था सिकंदर लोदी, याद रखेंगे। सिकंदर लोदी द्वारा प्रसिद्ध गायन ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना, जो भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा एक प्रसिद्ध गायन ग्रंथ की रचना की गई, संगीत की ग्रंथ की रचना की गई, जिसका नाम था लज्जते सिकंदर शाही। और यह भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ था। तो भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ कौन है? लज्जते सिकंदर शाही। यह सिकंदर लोदी के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध गायन ग्रंथ है, याद रखेंगे। मोठ मस्जिद मियां भुआ के ऊपर तथा बहलोल लोदी मकबरा का निर्माण। तो सिकंदर लोदी ने मियां भुआ के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण किया जिसका नाम था मोठ मस्जिद। तो मियां भुआ के लिए एक मस्जिद, मियां भुआ के ऊपर एक मस्जिद। मियां भुआ कौन था? तो न्यायाधीश था, निष्पक्ष न्याय करने के लिए सिकंदर लोदी ने इसे नियुक्त किया था। तो उसी के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण किया जिसका नाम था मोठी मस्जिद, मोठ मस्जिद। और एक मकबरे का निर्माण किया अपने पिता बहलोल लोदी के लिए जिसका नाम था बहलोल लोदी मकबरा। तो मोठ मस्जिद मियां भुआ के लिए तथा बहलोल लोदी मकबरे का निर्माण, याद रखेंगे, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम महान शासक कौन था? तो वह था सिकंदर लोदी। यह अंतिम शासक नहीं था बल्कि अंतिम महान शासक था। बेरोजगारों और गरीबों को मासिक भत्ता देने वाला एकमात्र सुल्तान। तो सिकंदर लोदी बेरोजगारों और गरीबों को मासिक भत्ता देने वाला एकमात्र सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने बेरोजगारों और गरीबों को मासिक भत्ता दिया, याद रखेंगे, कौन? सिकंदर लोदी ने। मथुरा में हिंदुओं को बाल मुड़वाने एवं स्नान करने से रोका। तो सिकंदर लोदी ने मथुरा में हिंदुओं को बाल मुड़वाने और स्नान करने से रोका। यह बात याद रखेंगे आप लोग कि सिकंदर लोदी ने मथुरा में हिंदुओं को बाल मुड़वाने एवं स्नान करने से रोका। इस्लाम में सिकंदर लोदी की धर्मांधता इतनी अधिक थी कि इस क्षेत्र में अतिशय की सीमा पार कर गया। यह बात किसने कहा?
निजामुद्दीन अहमद ने। तो निजामुद्दीन अहमद ने सिकंदर लोदी के बारे में क्या कहा? इस्लाम में सिकंदर लोदी की धर्मांधता इतनी अधिक थी कि इस क्षेत्र में अतिशय की सीमा पार कर गया। निजामुद्दीन अहमद, तो निजामुद्दीन अहमद ने सिकंदर लोदी के बारे में कहा, इस्लाम में सिकंदर लोदी की धर्मांधता इतनी अधिक थी कि इस क्षेत्र में अतिशय की सीमा पार कर गया। यानी कि वह धर्म के प्रति काफी अंधा था, यानी कि अपने सीमा को भी पार कर गया इस्लाम धर्म के अंधापन में। यह बात किसने किया? निजामुद्दीन अहमद ने। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को होती है, याद रखेंगे। कब? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक का अंत होता है। और अब हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक और लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल सिकंदर लोदी के मृत्यु 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। चूंकि 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है, तो उसी साल इसका राज्याभिषेक भी होता है। 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लगभग 9 वर्ष तक इब्राहिम लोदी का शासनकाल होता है दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक, तो याद रखेंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का दोनों का अंतिम शासक होता है, याद रखेंगे। राज्य का विभाजन कर अपने भाई जलाल खां जो कालपी में जलालुद्दीन की उपाधि के साथ राज्याभिषेक किया था, लोदी को जौनपुर का शासक नियुक्त किया तथा बाद में 1518 ईस्वी में जलाल खां लोदी की हत्या कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी का एक भाई था जिसका नाम था जलाल खां लोदी, और वह जलालुद्दीन की उपाधि के साथ जौनपुर में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो कालपी में, जौनपुर के कालपी में, तो जौनपुर के शासक बात, चूंकि कालपी में देखिए सबसे पहले इब्राहिम लोदी राज्य का विभाजन करता है और अपने भाई जलाल खां जो कालपी में क्या था, जलालुद्दीन की उपाधि के साथ राज्याभिषेक किया था, तो जलाल खां लोदी को जौनपुर का शासक नियुक्त करता है और बाद में जलाल खां लोदी की हत्या भी कर देता है 1518 ईस्वी में और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी का एक भाई था जिसका नाम था जलाल खां लोदी। तो जब राज्य का विभाजन करता है इब्राहिम लोदी, तो जलाल खां लोदी जो कालपी में जलालुद्दीन के नाम से राज्याभिषेक किया था, तो जलाल खां लोदी को जौनपुर का शासक नियुक्त करता है। बाद में 1518 ईस्वी में उसकी जलाल खां लोदी की हत्या करता है और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला देता है, याद रखेंगे। सिंहासन पर बैठते ही आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण हेतु भेजा तथा ग्वालियर के तत्कालीन शासक विक्रमजीत सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो गद्दी पर बैठते ही इब्राहिम लोदी ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर हेतु आक्रमण पर भेजा। तो जैसे ही गद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोदी, तो गद्दी पर बैठते ही आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण के लिए भेजता है और वहां के तत्कालीन शासक, ग्वालियर के तत्कालीन शासक विक्रमजीत सिंह इस आक्रमण के बाद इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, याद रखेंगे। तो किसे भेजता है ग्वालियर आक्रमण पर? आजम हुमायूं शेरवानी को, जो बात, और ग्वालियर का शासक कौन था? तत्कालीन शासक विक्रमजीत सिंह, जो अधीनता स्वीकार कर लेता है इब्राहिम लोदी की। 1517-1518 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1517 से 1518 ईस्वी में, मुख्यतः 1518 इसे मानेंगे कि 1517 से 1518 ईस्वी के बीच
मेवाड़ के शासक राणा सांगा से मालवा के अधिकार को लेकर युद्ध होता है। तो इब्राहिम लोदी का 1517 से 18 यानी कि 1518 में ही मालवा के अधिकार को लेकर मेवाड़ के शासक राणा सांगा से युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का। इसमें राणा सांगा जीत जाता है, विजयी होता है। राणा सांगा का बायां हाथ कटा तथा राणा सांगा द्वारा चंदेरी पर अधिकार। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1517 से 1518 यानी कि 1518 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी का मालवा के अधिकार को लेकर युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा जीत जाता है और इसमें राणा सांगा का बायां हाथ कट जाता है और राणा सांगा चंदेरी पर अधिकार कर लेता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1524 ईस्वी में राणा सांगा के साथ पुनः बकरौल का युद्ध होता है, इसमें भी राणा सांगा जीत जाता है। तो इब्राहिम लोदी के साथ 1524 ईस्वी में राणा सांगा का एक बार फिर से बकरौल का युद्ध होता है। बकरौल का युद्ध, इसमें भी राणा सांगा जीत जाता है। इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है, याद रखेंगे, और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इसी के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को डेट याद रखेंगे, ये परीक्षा में बार बार आता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पूर्ण प्रयास किया। पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं चाचा आलम खां असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इब्राहिम खां लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पूरा प्रयास किया। इस कारण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पूरा प्रयास किया। इससे असंतुष्ट कौन हो जाते हैं? तो पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। दौलत खां लोदी और आलम खां ने असंतुष्ट होकर काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु निमंत्रित किया तथा बाबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो इब्राहिम लोदी लोहानी, फार्मूली और लोदी जातियों के दमन का पूर्ण प्रयास किया। इससे असंतुष्ट होकर पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और उसके चाचा आलम खां ने किसे निमंत्रित किया भारत पर आक्रमण के लिए? तो काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु निमंत्रित किया और बाबर ने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। और यही 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है। इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। यह बात किसने कहा? फरिश्ता ने। तो फरिश्ता ने कहा इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। यह बात फरिश्ता ने कहा कि इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। यह बात फरिश्ता ने कहा। सुल्तान इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध मैदान में नहीं मारा गया। यह बात कहा नियामतुल्लाह ने। तो नियामतुल्लाह ने क्या कहा कि सुल्तान इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया। इसी के साथ ये पूरा लोदी वंश समाप्त होता है। और अभी हमने बताया इसकी मृत्यु कब होती है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो नियामतुल्लाह ने क्या कहा
सुल्तान इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया। तो ये था पूरा लोदी वंश, ये था पूरा दिल्ली सल्तनत। और अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को मैपिंग के माध्यम से देखेंगे, कौन कौन से शासक कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ बसे थे, उनका क्षेत्र क्या था। तो इस प्रकार यह पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और राजनीति को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहें। तब तक के लिए और एक बात यह और याद रखेंगे कि जो राणा सांगा के साथ 1517 में युद्ध हुआ था, उसे घटोली या खतौली का युद्ध भी कहते हैं। घटोली या खतौली का युद्ध याद रखेंगे।